जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। GS5 का ये क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पे चला गया होगा और उम्मीद करेंगे आप सबने इसको लिखा भी होगा। ठीक है, आज कल रमन सर की जो क्लास थी 30 दिन की, वहाँ से आंसर राइटिंग कंप्लीट हो गई। ये हम लोग 1/3 की तरफ निकल रहे हैं। 2 क्लास के बाद आपकी 1/3 जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो जाएगा। जो भी वादा किए हैं वो पूरा करेंगे, फ्री में वादा किए हैं वो फ्री में करवाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहना। हम अपना भले ही प्रयास बैच चला रहे हैं डेली आंसर राइटिंग का, वो बेसिकली एक वैल्यूएशन बैच है। थोड़ा और आपसे काम कराएंगे, थोड़ा और आपसे प्रैक्टिस कराएंगे, समयबद्ध तरीके से जल्द आप उन चीज़ों को कंप्लीट कर लें। वो उस उद्देश्य से आप लिखो, आपकी कमियों पे काम करो, आपकी कॉपी चेक कर दी जाए। इन सारी चीज़ों के लिए हमने प्रयास बैच स्टार्ट किया था। बट ये जो हमारा एफर्ट है ये चलता रहेगा और कहीं कम, बल्कि मैं कहूँ ना, यहाँ पे उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, कम नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं। अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन, हमको पता है कि GS5 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के ऊपर, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के ऊपर टॉपिक लिखा है GS5 में। लास्ट ईयर 2023 में मैंने देखा है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्य और संबंध के ऊपर क्वेश्चन बना दिया है। तो मुझे लगा कि हो सकता हो कि नेक्स्ट टारगेट उसका क्या हो, विधान परिषद और विधानसभा की जो संरचना है उस पर क्वेश्चन आ जाए कि भाई इनका स्ट्रक्चर के ऊपर, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। अब देखो, वैसे तो क्वेश्चन बहुत बड़े वर्ड में नहीं आना चाहिए, 125 वर्ड में आना चाहिए, बट मैं इसको डिटेल एनालिसिस करूंगा तो आप 200 में भी आएगा ना तो भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझा सकते हो। ठीक है, बस बने रहना, क्वेश्चन समझ में आएंगे, इस बात का वादा है। बस जो दोस्त आपकी मेंस की तैयारी करना चाह रहे होंगे, क्योंकि भैया एग्जाम अभी भी 4 महीने का टाइम है, प्रीलिम्स तो साथ साथ कर ही रहे होंगे, तो अभी 1 महीने मिनिमम, 1 से 1.5 महीने मिनिमम वो काम कर सकते हैं। कितनी मिनट की क्लासेस है? अराउंड 15 to 20 मिनट क्लास रहती है। अब देखो, अब इस चीज को समझना होगा। अगर हम लोग यहाँ से समझना स्टार्ट करें तो इंट्रो की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, बस एक्चुअली पेंसिल ना, वो मैं बार बार क्लास लेते समय मैं भूल जाता हूँ कि मैंने चार्जिंग में नहीं लगाया। ठीक है, कोई नहीं। अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं इंट्रो की कि भाई कि हमको इंट्रो लिखना है, अब इंट्रो में सीधा भाग 6 को समझा दो। ठीक है, हमको पता है इंट्रो में क्या करो, क्योंकि पता है कि पार्ट 6 जो भाग 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का, भाग 6 में क्या है, आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168 से लेके आर्टिकल 212 तक टू आर्टिकल 212, इस बीच में किसकी चर्चा की गई है? हमको पता है कि यहाँ के बीच में राज्य का जो विधानसभा है उसके बारे में उल्लेख किया गया। यहाँ से यहाँ के बीच में राज्य की विधानसभा के बारे में चर्चा की गई है। बहुत लंबा नहीं, ठीक है, सिंपल दिमाग ना, राज्य की विधानसभा के बारे में चर्चा की गई है। हमको पता है कि उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक है। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ पे लागू है। भैया द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। यहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और यहाँ पे आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, दोनों है। ठीक है, अच्छा, यूपीपीसीएस प्री में एक क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये इंट्रो में नहीं शामिल करना है, प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछूंगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कुल कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मौजूद हैं, क्वेश्चन मार्क। पहली बात। प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी मैक्स और मिनिमम संख्या क्या होती है, मैक्स क्या होती है और मिनिमम। हालांकि मैक्स और मिनिमम अभी मैं जब स्ट्रक्चर समझाऊंगा तो वहाँ पूछूंगा भी, वहाँ पे बताऊंगा भी, वो तो समझाऊंगा वहाँ पे। ठीक है, इन बातों से आप इंट्रो, इनमें से इनसे आप इंट्रो स्टार्ट कर लेना। एक चीज़ ध्यान देना, अगर क्वेश्चन 125 वर्ड में आएगा तो केवल ये स्टेटमेंट लिख के या इस स्टेटमेंट को लिख के काम चलाना, किसी एक स्टेटमेंट से। अगर बड़े में जाएगा 200 में तो आप इन दोनों को मर्ज करके काम कर लेना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन बॉडी पे। एक चीज समझते हैं संरचना के बारे में। तो एक बार पहले हम लोग क्या करेंगे, विधानसभा की संरचना समझेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली समझेंगे और उसके बाद हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली देखते हैं। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर, अच्छा चलिए लिख देता हूं, चलिए, या सीधे विधानसभा की संरचना हेडिंग डालता। आप लोग भी सेम क्या करना, हेडिंग दिमाग में रखना है कि डालना है विधानसभा की संरचना हेडिंग डालो। अब आप इस क्वेश्चन को किसी भी, देखो वैसे तो आप क्या ना, ये क्वेश्चन लगभग सभी बुक्स में मौजूद है, जो भी मार्केट में बुक्स मौजूद है
ठीक है, इस पे काम सारी बुक्स ने किया है। लेकिन मैंने क्या देखा कि किसी ने इसकी फॉर्मेटिंग में जब इसमें इसके आंसर्स लिखे हैं, तो देखो जब विधानसभा की अगर हम लोग संरचना देखेंगे, विधानसभा की सभा लिख दिया हूँ, विधानसभा की संरचना, ठीक है, संरचना। तो हमको पता क्या है कि विधानसभा की संरचना के बारे में कि भैया हमको यहाँ पे 403 मेंबर्स हमारे पे यहाँ पे हैं, जिनको जनता द्वारा, पब्लिक द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, पब्लिक द्वारा सीधा निर्वाचित, सीधा निर्वाचित। कितने मेंबर्स हैं? तो भैया 403 मेंबर्स मौजूद है, 403 मेंबर्स मौजूद है। ठीक, अभी जो 403 मेंबर्स मौजूद है, हमको पता है कि अभी परिसीमन आयोग पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमको पता है, थोड़ा सा मैं परिसीमन आयोग के बारे में यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी रहेंगी। ठीक है, हम बता कि आर्टिकल 170 क्लॉज 3 में आपकी बात की गई है कि एवरी 10 ईयर, हर 10 साल पे क्या होगा, एक परिसीमन आयोग, एक डेलिमिनेशन, ठीक है, जो कमीशन है उसकी बैठक होगी, मतलब एक गठित की जाएगी। लेकिन 3 टाइम्स कंटिन्यूसली इसका गठन किया गया, जिसमें एक बार 52 में, एक बार 62 में, एक बार 72 में। उसके बाद से इसका गठन कंटिन्यूसली नहीं किया गया। इसके बाद से इसका गठन एक बार और होता है, टोटल 4 टाइम इसका गठन किया गया है। अब इस परिसीमन आयोग के द्वारा ही क्या जाता है कि सीटों का निर्धारण किया जाता है। अब देखो 70, वैसे तो 82 में दोबारा गठन होना था, लेकिन 76 में ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन होगा। कब? 1976 में। और इसके तहत क्या बोला जाएगा कि भैया हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा 2000 के बाद क्या करेंगे, नया परिसीमन के गठन के ऊपर चर्चा करेंगे। आफ्टर 2000, यानी जब नया सेंसस 2000 के बाद आ जाएगा, तो 2000 में इस बात के पे चर्चा किया गया, 2000 में भी अभी नए परिसीमन के गठन पे, मतलब नया रूल्स नहीं लगाते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये हुआ आपके 2000 में, और इसके तहत इसको फिक्स कर दिया गया। कब फिक्स किया गया? टिल 2026 तक। ठीक है, तो अभी वर्तमान, अब अगला जो परिसीमन का गठन होना होगा वो कब होगा? 2026, जब सीटों की संख्या जरूर बढ़ेगी। इस बार तो तय है, क्योंकि नया पार्लियामेंट भी बना दी गई है सीटों की संख्या 2026 को टारगेट करते हुए। ठीक, तो भैया ये तो इस बार सीटों की संख्या 26 तक तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक तो परिसीमन आयोग कितने बना? 4 बार बना। लेकिन होता क्या है, 2000 में ही दिमाग में रखना कि एक कमेटी का गठन किया जाता है, जो चौथी परिसीमन कमीशन था, उसका गठन किया जाता है। कुलदीप सिंह इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो 2000 में 2000 में 4th, ठीक है, परिसीमन कमीशन का गठन किया जाता है। कुलदीप सिंह इसकी अध्यक्षता करते हैं, और ये फिक्स करते हैं कि भैया हम लोग क्या करेंगे, किसके आधार पर? 1976 के ही बेस पे अभी भी राज्य विधानसभा की सीटों का जो निर्धारण है वो किया जाता। तो तत्काल में भी आपके 1976 की जो परिसीमन था, उसके अनुसार जो सीटों का निर्धारण किया गया है, उस अनुसार क्या जाता है, ठीक है, विधानसभा की सीटों का निर्धारण किया गया। तो उस समय 403 किया गया था, तो 403 अभी मौजूद है। अच्छा, 1976 में जनसंख्या के आंकड़े क्या रहेंगे? तो भैया जाहिर सी बात है कि सेंसस, ठीक है, सेंसस की स्पेलिंग सही होगी, 2000 नहीं, 1971, 1971 के आंकड़ों के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो अब समझो, संरचना में ये वाला पॉइंट ना, जो मैंने परिसीमन कमीशन वाला पॉइंट बताया है, किसी बुक ने नहीं समझाया है। आप ये दिमाग में जरूर रखना कि परिसीमन कमीशन ने सेंसस 1971 के तहत जनसंख्या के अनुसार क्या है कि सीटों का निर्धारण किया हुआ है। अगली बात, सीटों के निर्धारण में एक पॉइंट रिजर्वेशन से संबंधित है, जो आप जरूर अपने विधानसभा की संरचना में लिखना, किसी भी बुक ने नहीं लिखा है। ठीक है, हमको पता है कि SC/ST को क्या किया गया है, SC एंड ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है, सीटों का आरक्षण है। ठीक है, आप अगर एग्जैक्ट डाटा लिख दोगे कितनी सीटें, तो और भी ज़्यादा बेटर बात रहेगी।
ठीक है, और भी ज़्यादा बेटर बात रहेगी। तो आप जब विधानसभा की संरचना लिखोगे तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि इन बातों को आप लिखेंगे, ठीक है, इस बात को लिख देना। मतलब मेरे कहने में होता है कि परिसीमन कमीशन का नाम जरूर रहना चाहिए, परिसीमन आयोग का नाम, ठीक है। किस संसद के तहत इसको डिसाइड किया गया है, तो 1971 के तहत। और ये जो सीटों के रिजर्वेशन वाला मुद्दा है ये जरूर आंकड़ों में शामिल करना, संरचना में शामिल करना। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर में, किसी ने नहीं शामिल किया हुआ है अपने मॉडल आंसर में। अब हम लोग इसका सेकेंड पॉइंट बनाएंगे, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, तो सेकेंड पॉइंट हो गया आपका कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो विधान परिषद का इसकी संरचना, अगली हेडिंग डालना विधान परिषद की संरचना। अब विधान परिषद की संरचना लिखोगे तो एक बार इनकी संरचना को डिटेल में समझाना है। अब हमको पता है जब इनकी संरचना होती है तो भैया 1/3 मेंबर इसमें शामिल होते हैं। कहां से, जो असेंबली क्षेत्र है, ठीक है, यानी विधानसभा जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से 1/3 मेंबर शामिल किए जाते हैं। तो 1/3 मेंबर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से शामिल किए जाते हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से शामिल किए जाते हैं, ठीक है। वन बाई थर्ड स्थानीय निकायों, लोकल बॉडीज से शामिल की जाती हैं। बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सा इस पे आप चर्चा कर सकते हो, ठीक है। लोकल बॉडीज में क्या है भाई, जिला बोर्ड, नगर पालिकाएं, मतलब लोकल बॉडीज में क्या क्या शामिल है, लोकल बॉडीज पे आप चर्चा कर लोगे, एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब अगर ये क्वेश्चन आपका आ गया 200 में तो इसको एक्सप्लेन कर देना, समझाता भी चलो 200 में आएगा तो क्या करते रहना है, ठीक है। आ जाओ, तो 103 और 1/3 क्या हुआ, 2/3 सीट हो गया। अभी आपके पास सीटों की संख्या अभी बचा हुआ है, ठीक है। जो बचे कितने हैं, नेक्स्ट जो 1/3 बचा हुआ है, अगला जो 1/3 पार्ट बचा हुआ है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक पार्ट है आपका 1/6 और दूसरा जो 1/6 है उसको फिर से 2 पार्ट में यानी 1/12 और 1/12 में डिवाइड किया जाता है, समझे। जो अगला 1/3 सीटों की संख्या उसकी डिवीजन इस प्रकार है। अब अगले सीटों की संख्या 1/6 में क्या है, तो 1/6 जो मेंबर है इनकी नियुक्ति, मैं तो कहूंगा कि 1/6 नीचे लिखना, राज्यपाल द्वारा, ठीक है, गवर्नर द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, द्वारा मनोनीत होते हैं। नॉमिनेट, मनोनीत मतलब नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। राज्यपाल करता है इनको, नॉमिनेट करता है। 1/12 जो बच्चे हैं ये दोनों एजुकेशन सेक्टर से संबंधित है, ये दोनों एजुकेशन। अब इसमें 1/12 है जो स्नातक प्राप्त हैं, जो ग्रेजुएट है, ठीक है। तो स्नातकों द्वारा, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, स्नातक यानी ग्रेजुएट, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र से। और अगला जो 1/8 है वो टीचर्स यानी शिक्षकों के द्वारा, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शामिल है। अच्छा, अब जब इसको एक्सप्लेन करोगे तो आप क्या लिखोगे, स्नातक वाला एक्सप्लेन करना और इसमें दोनों में एक्सप्लेन कर देना। अब चाहो तो इसको एक्सप्लेन कर ही देना। हमको तो इसमें 3 ईयर की क्राइटेरिया है, 3 साल का इसमें क्या है क्राइटेरिया है कि भैया मिनिमम 3 साल पहले क्या होना चाहिए, उनको ग्रेजुएट हुए होना चाहिए और 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए संसद के विधि द्वारा निर्दिष्ट किसी भी शिक्षण संस्थान से, ठीक है। संसद के विधि द्वारा निर्दिष्ट किसी भी शिक्षण संस्थान से, ठीक है। ये दिमाग, संसद द्वारा, संसद विधि द्वारा ये टर्म्स किसी ने नहीं लिखे, ये दिमाग में रखना, ठीक है, ठीक है। निर्दिष्ट किसी संस्थान से, ठीक है। आप चाहो राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत 1/6 मेंबर्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, उनको एक्सप्लेन कर दो भैया उनमें कौन कौन से शामिल हैं। तुमको पता वो कई सारे क्षेत्रों के लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो साहित्य के क्षेत्र से, जैसे यहाँ पे लाओ लिख ही देता हूँ, वो क्या है, वो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, वो विज्ञान, वो कला, सहकारी आंदोलन,
और समाज सेवा। यहां पे आप चाहो तो जो एक मेंबर्स 403 में हमको होता है कि 402 प्लस 01 एक मेंबर होते हैं, ये क्या है, ये भी गवर्नर द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन मेंबर्स हैं। अब तो वर्तमान में एंग्लो इंडियंस मतलब इसको एक्सपेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है किस वर्ष तक, ठीक है, एक सीट है, केवल एक सीट, अगर इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो राज्यपाल इनको मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो इस बात पे भी 01 मेंबर्स ही है, यहाँ भी इसको स्ट्रक्चर में चर्चा कर सकते हो, ठीक है। इस पर चर्चा करते हो कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो शामिल कर सकते हैं। अब देखो वैसे तो आपका आंसर जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। बस बड़े में रहेगा तो थोड़ा थोड़ा आपको चीज़ें, वही जो चीज़ बोला हूँ, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को थोड़ा सा, ठीक है, लोकल बॉडीज को थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, ये सारी चीज़ें कर देना होगा। अच्छा, यहाँ पे हमको पता है संरचना में भैया विधानसभा की ये 5 ईयर इनका जो टर्म है कितना है, 5 ईयर है, यानी इनका विघटन होता है, ये खत्म हो सकती है, ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। बिफोर 5 ईयर भी हो सकती है, 5 ईयर माइनस भी हो सकता है, 5 ईयर और 5 ईयर माइनस भी हो सकता है। कंडीशन क्या है भाई, त्यागपत्र दे दे, अल्पमत में आ जाए वगैरह, मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे, तो ये क्या भाई सरकार गिर गई, ठीक है, सरकार गिर गई, तो इस रीजन से भी क्या हो सकता है, मतलब ये भी एक कारण हो सकता है, इनका 5 साल इनकी मैक्सिमम वो है। लेकिन आप जब विधान परिषद पे आते हो तो ये एक परमानेंट बॉडी है, ये एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, इसको विलंबकारी सदन भी कहा जाता है। अब इतना डिटेल में नहीं लिखना है, ये दिमाग रखना है, सिंपल लिखना, एक लास्ट लाइन बना के भाई ये एक परमानेंट काउंसिल है, ये एक अस्थाई सदन है। इसके अब बोलोगे सर अस्थाई का मतलब क्या है, कि जो एक बार विधान परिषद में चुन लिया गया, एमएलसी बन गया, वो परमानेंट जिंदगी भर बना रहेगा, नहीं। अब देखो होता क्या है, इनका कार्यकाल जो है वो होता है 6 ईयर का, ठीक है, इनका जो टर्म होता है वो कितना होता है, 6 ईयर का, ठीक है। तो 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं, हर 2 ईयरली रिटायर होते हैं, 2 साल पे रिटायर होते हैं, और हर 2 साल पे 1/3 मेंबर इसमें न्यू आ जाते हैं। तो इसके लिए ये अनवरत चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए आप लिख सकते हो। अब बड़े में क्वेश्चन आ गया, मान लो कि भाई 200 वर्ड में ही आ गया, आपको वर्ड लिमिट खींचना ही है। विधान परिषद वाले में एक टर्म्स आगे जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उस पर लिख दो कि विधान परिषद के सदस्यों का जो इलेक्शन होता है वो, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा है कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, 403 में जनता द्वारा डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है उसके तहत इनका इलेक्शन होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तदनुसार एकल के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका चयन किया जाता है। अब देखो, अब एक चीज यहां पे और भी नोट कर लो, ये अपने दिमाग में रख लो, बड़े में आएगा तो लिखना रहेगा, ठीक है, या प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे दे। अब देखो क्या हमको पता है कि ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा इनका इलेक्शन किया जाता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। लेकिन क्या सभी मेंबर्स का, तो आंसर आएगा नो, सबका नहीं, ये बहुत कम को पता है, ठीक। अब ध्यान देना, क्यों भैया, इसमें 1/6 को तो राज्यपाल क्या कर रहा है, नॉमिनेट कर रहा है, 1/6 को राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो यहां पे एक क्या है, यहां पे एक तथ्य ये है कि भैया राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं, द्वारा मनोनीत 1/6 जो मेंबर हैं इनको छोड़कर, ओके, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं है। अब देखो ये वर्ड लिमिट डिसाइड करेगी कि आप कौन कौन सी बातें इसमें शामिल करते चलते हो। अब चाहो मतलब इन, हालांकि अब बहुत लंबा इसको नहीं वो करना रहेगा, ठीक है। एक आपके पास ऑप्शंस क्या बचता है कि भैया आप प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी यहीं पे चर्चा कर सकते हो संरचना में ही, हालांकि इतना डिटेल नहीं जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र चाहो तो पढ़ लेना, इतना डिटेल, इतना
नहीं, इतने में कोई आप एक्सप्लेन करोगे 200 वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, इस पे भी, क्योंकि 1/, जो आधी सीटें है ना, वो तो भैया सीधी सी बात है आपका निकल जाता है, मतलब वो फिक्स एरियाज है, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहां पे हमने क्या देख लिया कि भैया एक एक चीज को पहले अब ये हेडिंग दिमाग में रखना है। विधानसभा की संरचना क्लियर हेडिंग देखनी चाहिए। एक आप लोग हेडिंग बनाओगे विधान परिषद की संरचना है, वो 2 हेडिंग्स दिखनी चाहिए। अब इसमें ये 4 पॉइंट्स 4 लाइन आप लोग लिख दिए, ठीक है। इसमें 1 2 5 तो इसके स्ट्रक्चर है, 5 लाइन का तो स्ट्रक्चर बन गया, यानी 9 से 10 लाइन में तो आपकी मेन बॉडी चलेगी। तो भैया मिनिमम वर्ड्स चला जाएगा ना, अगर ठीक से इसको एक्सप्लेन करोगे तो 130 वर्ड में तो बड़े में क्वेश्चन आएगा, तो 130 प्लस वर्ड में आप मेन बॉडी लिख दोगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे यहां भी आपको चीजें समझ में आई होंगी। शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है, अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया तो कैसे लिखना है। अब एक चीज मैं नहीं लिखूंगा, वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन एक बार अब आप सब कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि कमेंट की संख्या थोड़ी हो जा रही है कम, ठीक। तो कंक्लूजन बताओ कि भैया आप लोग अगर इस क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखते तो क्या लिखते, ओके, क्या लिखते, ठीक है। तो कर देते हैं, ये काम आप लोग कर लो। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूटी के साथ चल रही हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। जय हिंद।